तो आज की जो हमारी ये क्लास है, बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एमपी सेट और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो मेडिकल सोशल वर्क है इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। हालांकि मैं आप लोगों से आज 6:30 वाली क्लास में यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप लोगों से बातचीत किया, और आप लोगों ने मुझे एक सकारात्मक रिजल्ट दिया है और अच्छा जवाब भी दे रहे थे। अभी जो आपके सामने ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न है 1 अक्टूबर 2022 का सोशल वर्क में पेपर हुआ था यूजीसी नेट का। कुल टोटल 100 क्वेश्चंस थे और मैं आप लोगों से कुछ प्रश्नों पर बातचीत कर चुका हूँ। आज मैं उसी के आगे बढ़ूँगा और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और रह गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर चल रहा हूँ। तो हमारे सामने ये पहला प्रश्न ये है आज का। हालांकि अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन सा प्रश्न आता है प्रीति मैडम, ये आरती मैडम? 74। 74 नंबर का सवाल आप बता रहे हैं हमें। बेसिकली ये जो है 74 नंबर का सवाल नहीं है, ये सवाल अगर आप पेपर में देखेंगे तो मैडम 69 नंबर का है। ठीक है, 69 नंबर का ये क्वेश्चंस है और आज का ये पहला प्रश्न हमारे सामने है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सामूहिक संचेतना के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन से कथन जो हैं सही हैं, यानी ये बताया गया है सत्य कौन कौन से इसमें शामिल है। ये पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामूहिक संचेतना का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सामूहिक सौदेबाजी होता है। अब सामूहिक सौदेबाजी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी के बारे में सर्वप्रथम इस शब्द का जब प्रयोग हुआ तो वह वर्ष था 1891। ध्यान दीजिएगा, 1891 में सिडनी वेब्स ने यह किया है इसका प्रयोग। बाद में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष थे सैमुअल गाम्पर्स। ठीक है, मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फैक्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग उसको अर्जित करें, उसको नोट करें। उन्होंने एक व्यापक प्रयोग किया था सामूहिक सौदेबाजी पर। बेसिकली श्रमिकों के द्वारा नियोजन की शर्तों एवं दशाओं से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के प्रयास के क्रम में सामूहिक सौदेबाजी के प्रयोग में लाया गया। अब सामूहिक सौदेबाजी बेसिकली दो पक्षकारों के बीच विचार विमर्श कह लीजिए या आप वार्ता की प्रक्रिया कह लीजिए, जिसमें एक या दोनों पक्षकार मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। वह प्रक्रिया आपकी सामूहिक संचेतना को रिलेट करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके पॉइंट जो है सत्य होंगे। तो वह समाज के सामूहिक मानदंड को दर्शाता है और यह स्टेटमेंट सत्य है। वह मान्य व्यवहार को प्रत्याशा को बढ़ावा देता है सामूहिक सौदेबाजी, और ये भी बात आपकी सत्य है। वह विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करता है और ये भी बात सत्य है। वह व्यक्तिगत शाखा का दमन करता है, परंतु ये बात व्यक्तिगत आ गया। सवाल हमारे सामने सामूहिक है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, सामूहिक सौदेबाजी के तत्व में वार्तालाप की प्रक्रिया संचालित है। दो पक्ष इसमें शामिल हैं, नियोजक और श्रमिक, और सौदेबाजी के नियोजन की जो शर्तें होती हैं उनकी दशाओं से रिलेट कराता है। ये व्यक्तिगत समझौता इसमें नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आप जिस ऑप्शन में आप देखेंगे ए और बी और सी है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट गया? पहला सर, नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट गया है, आपने सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट चला गया। बहुत बढ़िया। आप सभी लोग नेक्स्ट सवाल का जवाब बताएंगे, फिर मैं इस प्रश्न पर आप लोगों से व्याख्या बताऊंगा। बताइए, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम 2016 के अनुसार निःशक्त जन निर्देशन चिन्ह यानी बेंचमार्क व्यक्ति का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ऑप्शन 4 आप देख के मुझे बताइए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन बी सर बी ऑप्शन 40%। डी हो गया सर। 40%। कोई बच्चा डी ऑप्शन को भी चुनाव कर दिया है भाई। बी 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 नहीं सर, बी बी ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी 40%। चलिए भाई, यानी आप सही जा रहे हैं। फिर
अगर आपने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है तो बहुत बढ़िया, आपकी पकड़ अच्छी है। मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं और कुछ रिकॉल करवा देना चाहता हूं ताकि आप लोग ध्यान रखें। ऐसे सवाल जो है हम लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। हालांकि ये सवाल आप सबके सामने है RPWD एक्ट के संबंध में। आप इस एक्ट को जानते हैं, ये 2016 का एक्ट है। इसे हिंदी में कहा जाता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, हिंदी में बोला जाता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। यह एक्ट जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की जगह पर आया है। ये बात आप सबको भली भांति तरीके से परिचित हैं और अब जानते भी हैं। इस एक्ट के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं, 21 साल बाद ये एक्ट आया है RPWD, 21 साल बाद। RPWD एक्ट आता किसके अंतर्गत है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये इसके अंतर्गत ये जो है लाया गया है RPWD एक्ट को। हालांकि RPWD एक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और शब्द आता है UNCRPD। आप भली भांति तरीके से जानते हैं इसके बारे में। इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बोला जाता है। और आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हालांकि 2007 में भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD के हस्ताक्षर का पुष्टिकरण किया गया और फिर इसने जो है इस एक्ट को बनाया, एक प्रकार से प्रारूप उसको तैयार किया। हालांकि RPWD अगर आप लोगों से सवाल करता है सर तो एक ड्राफ्ट बिल बना था। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सर UNCRPD की एक बार फुल फॉर्म रिपीट कर। बिल्कुल बताएंगे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, हिंदी में इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी ये बेसिकली दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है यूनाइटेड नेशंस का। मैं आपसे बात कर रहा था RPWD एक्ट के अंतर्गत ड्राफ्ट बिल के लेकर। ड्राफ्ट बिल कब ये बनाया गया तो 2011 में बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात कि अगर आप बात करें संसद में ये विधेयक संसद में ये कब पेश किया गया तो ये डेट आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, 7 फरवरी 2014, ठीक है, ये विधेयक संसद में पेश हुआ। हालांकि अगर राज्यसभा की आपसे बात किया जाए तो राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में तो आप डेट बताएंगे लोकसभा में 16 दिसंबर 2016। क्या बात आप लोगों को स्पष्ट हो रही है? एक बार क्लियर करिए। सर ये दोनों सदनों की डेट फिर से बताओ एक बार। भाई स्क्रीन पर भी लिख सॉरी रहा सर, हूँ, सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया। स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर हम बात करते हैं आगे, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किया है तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति की जो हस्ताक्षर की प्रक्रिया संचालित होती है वो 28 दिसंबर 2016 को। अगर आपसे पूछा जाए कि यह एक्ट लागू कब हुआ तो आप ध्यान दीजिएगा 15 जून 2016 को। इतने तो फैक्ट हैं जो आप लोगों से प्रश्न बना सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके अनुच्छेद के बारे में तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 253 में RPWD एक्ट 2016 को अधिनियमित किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कुल टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया है। हालांकि मैंने आप लोगों को इस पे क्लास बता चुका हूँ। अब मेन बातें तो आप सब लोगों के लिए ये है कि बेंचमार्क में जब बात हो रही थी तो आप ध्यान रखिएगा दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य में तो 6 से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के जो प्रत्येक बच्चे होंगे उनके लिए फ्री एजुकेशन यानी मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। और RPWD एक्ट 2016 के तहत ही मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की कम से कम 40% की जो है दिव्यांगता होनी चाहिए, कम से कम।
अगर जब आपसे बात किया जाए हायर एजुकेशन को लेकर, तब आप मुझे बताइएगा 5% को लेकर। जब मैं आपसे बात करूं सरकारी यानी गवर्नमेंट नौकरी यानी जॉब को लेकर, तब आप लोग मुझे बताइएगा 4%। जब मैं आप लोगों से बात करूंगा भूमि में आरक्षण को लेकर, गरीबी उन्मूलन को लेकर, तो वहाँ पर आप लोग मुझे बताइएगा 5%, यानी 5% है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। RPWD एक्ट में 102 खंड बनाए गए हैं और 17 अध्याय बनाए गए हैं। ये सबको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो जवाब आपने मुझे दिया है ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट जवाब दिया है। 40% जो है विनिर्दिष्ट दिव्यांगता में अन्योन के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, 40% होनी चाहिए कम से कम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे सामने। सर भारतीय आपने इसमें 2 लोकतंत्र खंड बताए और 17 क्या बताए? 17 अध्याय, अध्याय। ओके 17 सर। आपका चैप्टर विथ 102 सेक्शन। ठीक है, बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के मुख्य संस्थान कौन है या संस्थान क्या है। क्या मैं विधायिका को संचालित कर सकता हूँ? क्या मैं कार्यपालिका को संचालित कर सकता हूँ? क्या मैं न्यायपालिका को संचालित कर सकता हूँ? यस या नो में जवाब बताइएगा। ABD सर। यस सर, ABD, ABD। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, ABD। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को व्याख्या करना चाहता हूँ एक एक लाइन में, आप ताकि उसको समझ सकें। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए विधायिका के बारे में, और आप भलीभांति तरीके से विधायिका के बारे में जानते भी होंगे। विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य भी करती है, वही क्या कहलाती है? विधायिका कहलाती है। बात करेक्ट हो गई? बता दीजिए एक बात। सही बात है भाई, गलत नहीं है। आपको अगर हम बात करें, यह भारत का दूसरा आधार स्तंभ है। ये भारत का दूसरा आधार स्तंभ है। इसका उपबंध भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है, और अनुच्छेद की बात अगर हम करते हैं तो वो 79 से लेकर 122 तक में इसके अंतर्गत जिक्र देखने को मिलता है। बात जब हम आर्टिकल 79 की करते हैं तो यहाँ पर संघीय विधायिका या संसद के बारे में जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति और 2 अन्य सदन जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनाया जाता है, वह प्रक्रिया क्या बन जाती है? विधायिका बन जाती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये बात आप जानते हैं भली भांति तरीके से। और जब Yes, हम sir. बात आप लोगों से करते हैं किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? निम्न सभा, लोकसभा, लोकसभा के बारे में। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन। के नाम से जानते हैं। ये बात आपको भली भांति तरीके से पता है, बड़ी अच्छी बात है अनुच्छेद अगर आपको ये 81 में चीज़ें मालूम है तो, है ना। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो हमारे सामने एक शब्द आता है कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सरकार की कार्यपालिका 3 अंग पर डिपेंड है, यानी 3 अंग पर है, और ये आपको पता होना चाहिए वो 3 अंग कौन कौन से हैं। एक तो वही जाहिर सी बात है कार्यपालिका है, दूसरा आपका विधायिका है, तीसरा आपका न्यायपालिका है। विधायिका आपको पता हो चुकी है, इसका कार्य शासन के नियम तय करना और जनता के हित में कानून का निर्माण करता है ये विधायिका। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में तो इसका कार्य है विधायिका के द्वारा जो निर्मित नियम कानून और क्रियान्वित किया गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के संदर्भ में विधायिका के प्रति उत्तरदायी चीज़ों को जिक्र करता है। यहाँ हम देखते हैं संघ कार्यपालिका यूनियन की बात करते हैं तो हमें हमारे देखने को मिलता है प्रेसिडेंट के बारे में, यानी राष्ट्रपति के बारे में मिलता है, महाभियोग के बारे में मिलता है। ये महाभियोग अनुच्छेद आपको 61 में दिया गया है। और क्षमादान की शक्ति की जब बात होती है, राष्ट्रपति को थोड़ा सा रिलेट करते हुए पूछ लिया जाता है क्षमादान की 72। हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई इसके अंतर्गत अपराधी को राष्ट्रपति सजा मुक्त कर सकता है, वो आर्टिकल आपका 72 है ना। एक शब्द आता है विराम।
विराम की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि मानवीय परिस्थिति के आधार पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग जैसे दिव्यांगता और गर्भावस्था आदि पर भी यूज़ होता है। तो बेसिकली उस शब्द को बोला गया है विराम। एक आता है परिहार शब्द। परिहार की जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दंड की मात्रा को कम करने की शक्ति बताता है ये परिहार। और उसके बाद एक शब्द आता है लघुकरण। बेसिकली दंड के प्रकार को बदलकर हल्के प्रकार का दंड देने की शक्ति को हम लोग लघुकरण कहते हैं। और उसके बाद एक शब्द आता है निलंबन, जहां हम बताते हैं किसी दंड यानी विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाई जाए तो उस चीज़ों को रिप्रेजेंट होता है। तो हर एक बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो पेपर में सवाल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जो हम लोगों के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये यूजीसी में ही है, मेडिकल सोशल वर्क एमपी सेट में भी हमसे ये प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, आपको पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। बात फिर सर ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? ये क्षमादान की शक्तियाँ हैं मैम, क्षमादान की शक्तियाँ हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट पर जिक्र करना चाहते हैं आपसे। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका भी आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि न्यायपालिका होता क्या है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, न्यायपालिका भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ माना जाता है। कार्यपालिका प्रथम है और विधायिका सेकंड है और थर्ड जो आता है वो न्यायपालिका आती है। जब हम न्यायपालिका के बारे में बातचीत करते हैं तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि भारत की शासन प्रणाली संघीय है, परंतु न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एकीकरण है। न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो एकीकरण के रूप में प्रेजेंट होता है। आपको पता होना चाहिए, अपने देश की बात हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय एक है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक है। जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में तो वो 25 हाई कोर्ट है। जब हम आपसे बात करते हैं कि जिला और सत्र न्यायालय के बारे में तो हर जिले में एक क्या होता है, हर जिले में एक सत्र होता है या सत्र न्यायालय होता है या जिला न्यायालय होता है हर जिले में। ये बात आपको पता होना चाहिए। हर जिले में अनेक टाइप की यानी बहुत सारे जो है मुंसिफ न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं? मुंसिफ न्यायालय होते हैं। और हर गांव में एक न्याय पंचायत होता है। ये बात आपको पता ही होगा, है ना। तो आगे अगर हम बात करते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग विचार विमर्श करना समझेंगे। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया है तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो हमारे सामने ये जो देखिए सवाल है, इस सवाल का जवाब अगर किसी ऑप्शन में A, B, D मिलेगा तो उस ऑप्शन को आप लोग लगाइएगा। तो A, B, D ऑप्शन नंबर आप देखें तो यहाँ पर थर्ड दिया गया है, यह ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस प्रश्नों पर आप लोग अपनी व्याख्या को स्पष्टीकरण करते हुए मुझे समझाएंगे और पहले आप लोग मुझे बताइए। सवाल हमारे सामने ये है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के बारे में जिक्र किया गया है कि मनोचिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता वह व्यक्ति है। बताइए कौन सा व्यक्ति हो सकता है? चार ऑप्शन। सर पीजी डिग्री इन सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ। ओके, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर बी सर, ऑप्शन नंबर मनोचिकित्सा समाज कार्य में एमफिल की उपाधि के साथ में ऑप्शन नंबर बी का आप चुनाव कर रहे हैं। चलिए अब मैंने आप लोगों के जो है विचारों को सुन लिया है। आप लोगों ने ज़्यादातर मुझे जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ बता रहे हैं। एक बार म्यूट हो जाइए, देखिए किसी के यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, म्यूट हो जाइए, है ना। चलिए, तो अगर मैं आपसे यहाँ जिक्र कर रहा हूँ तो आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017, अब आजकल 2017 ही पूछा जाता है इसलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है, 2017 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ ये कहा गया 2017 में कि अगर उल्लंघन करने वाले भारत के कई मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हैं जो दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस पे पहले जो है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम था 2017 से पहले बेसिकली इसको कहा गया था मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। बाद में इसका नाम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के रूप में आया, जहाँ पे मानसिक रोगियों को संस्थाकरण को जो है प्राथमिकता देता था और रोगी को कोई अधिकार नहीं देता था ये एक्ट। हालांकि अगर हम बात करें इस अधिनियम में मानसिक बीमारी की सोच को मनोदशा धारण करना या अभिविन्यास या उसकी स्मृति का एक पर्याप्त विकार के रूप में परिभाषित किया गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोगों ने मुझे बी बताया है यहाँ पर कि समाज कार्य में पीजी उपाधि और मनोचिकित्सक समाज कार्य में एमफिल की उपाधि को लेकर ये एक मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति हो सकता है, परंतु याद रखिएगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत ये बात कही गई है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर उसके तहत कुछ अधिकार बताए गए कि भाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाए, समुदाय में रहने का अधिकार की बात किया जाए, समानता और गैर भेदभाव के अधिकार की बात की जाए, सूचना का अधिकार की बात की जाए, गोपनीयता के आधार की बात की जाए, है कि नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के अधिकार की बात की जाए, इत्यादि ऐसे कई अधिकार थे जो इसके बारे में इस एक्ट को रिप्रेजेंट करते थे। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल था ये आप सबके लिए, और ऑप्शन यहाँ पे जो जाने वाला है वो आपका बी ही करेक्ट माना जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सुधार आंदोलन पाठ आधारित व्यवहार की शरण लेते थे। बड़ा अच्छा सवाल, जवाब आप लोग बताएं। चलिए बताइए। ए बी डी। ओके, ए बी डी। और भी लोग अपने अपनी बातों को आप लोग रखिए, ताकि मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ आप लोग देना क्या चाहते हैं इसका जवाब, है ना। इसलिए आप लोग अपने अपने विचारों को प्रकट किया करें। देवबंद के बारे में पता नहीं है सर, एबीडी के बारे में पता है तो एबीडी आना चाहिए। ओके चलिए, अच्छा फिर मैं आप लोगों से, ओके कोई बात नहीं, चलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें, है ना। देखिए पहला तो ब्रह्मो समाज है। ब्रह्मो समाज का मतलब ये होता है कि ब्रह्म समाज, है ना, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है ये ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना सन 1828 में हुई थी, सभी बच्चों को पता होगा। राजा राम मोहन राय जी ने कोलकाता में किया था। हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता इत्यादि को दूर करने पर एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दे दिया था, है ना। तो मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि ये पाठ आधारित व्यवहार का शरण नहीं लेता था, तो इसलिए आप इसको हटा दीजिए। लेकिन जब मैं बात आर्य समाज की करता हूँ, आर्य समाज 1875 की, जहाँ पे मणिक चंद्र वाटिका मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, और इसी आंदोलन को, इसी संस्था को इन्होंने एक सुंधी आंदोलन का नाम दिया भी था। सन आपको बताऊँ 1875 में इसकी स्थापना हुई। वेदों की ओर पुनः लौटो, इन्होंने एक नारा दिया, शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना गया। दयानंद, जिसे आप लोग बोलते हैं DAV, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई सन 1889 में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों के एरिया में DAV कॉलेज वगैरह होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा उसमें, है ना। तो और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम जो था, बचपन का नाम जो था मूल शंकर नाम था, उनके गुरु का नाम जो था स्वामी बिरजानंद था। इनकी बड़ी फेमस किताब थी एक सत्यार्थ प्रकाश, जो कि आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा। ये आपका एक पाठ आधारित व्यवहार पर शरण लेती थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट जाएगा अभी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे बात करते हैं। पॉइंट हमारे सामने थर्ड आता है देवबंद आंदोलन के संबंध में। आप इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी बच्चे ने कहा कि इसके बारे में पता नहीं था, परंतु आज पता हो जाएगा आपको। देवबंद आंदोलन जो है वो 1867 में आया था। देवबंद बेसिकली सहारनपुर में है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं यह यूपी से है। तो इसमें अगर हम बात करें तो नाम आता है मोहम्मद कासिम नैन तबी, कासिम नैन तबी, और साथ ही साथ रशीद अहमद गंगोही का नाम आता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, दो व्यक्ति के नाम आते हैं। बेसिकली ये कुरान और हदीस की शुद्धि शिक्षा का प्रसार करना और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, देवबंद आंदोलन,
है ना। इसके समर्थक जो थे सिबली नुमानी थे और साथ ही साथ दारुल उमूल थे, आप इसको ध्यान रखेंगे। और अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का विरोध किया गया, ये आंदोलन किया था देवबंद आंदोलन। और देवबंद आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो सुधार आंदोलन के पाठ आधारित व्यवहार को सरल लिया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला भी करेक्ट जाएगा। यानी फिर मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ पॉइंट सी को भी। एक बार म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, प्लीज़ म्यूट हो जाइए। मयूर सर। हाँ, म्यूट रहें आप लोग, है ना। म्यूट रहेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से सारी चीज़ें, है ना। अगली पॉइंट पे बात करते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1873 में ये इसके ज्योतिबा स्थापना फुले। हुई। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में किया था। बेसिकली एक ही लाइन में इनकी बात को याद रखिएगा, दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के संबंध में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इनकी ज्योतिबा फुले महोदय की एक बहुत ही फेमस पुस्तक रही सन 1872 में, जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है। तो ये बेसिकली सार्वजनिक सत्य धर्म एवं सत्यशोधक जैसी पुस्तकों और संगठनों के द्वारा निम्न जातियों की सुरक्षा दिलाने पर जो है बल दिया था। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ सही जवाब जो जाएगा बी और सी जाएगा, और बी और सी जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। स्पष्ट हुआ? बताइए। जी सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग विचार विमर्श करना चाहेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है व्यावसायिक समाज कार्य को लेकर। बहुत ही इजी सवाल, इससे सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता। ये प्रश्न है ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क को लेकर। कह रहा है कि समाज कार्य में समाज कार्य की एक शाखा है जो कि इसके लिए संबंधित है। क्या बन सकता है? क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक वृत्तिक समस्याएं हैं? क्या कार्य और कार्यकर्ता का कार्यस्थल हो सकता है? क्या समाज कार्य की मान्यता एक वृत्ति के रूप में न कि व्यावसायिक के रूप में? और डी कहता है कि व्यावसायिक कौशल और अभ्यास के रूप में। क्या कहना उचित समझेंगे? व्यवसायिक कौशल सर कार्यकर्ता और कार्यस्थल। डी आप ऑप्शन। ये सर, कहना डी वाला उचित भी आएगा। समझेंगे कि वर्क और वर्कर्स एंड वर्क प्लेस यानी कार्य, कार्यकर्ता और कार्यस्थल इज द राइट आंसर होगा। जो व्यावसायिक समाज कार्य की एक शाखा बनती है और ये इसी को रिलेट करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा और कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, आप अपने माइंड से यानी तर्क करके मुझे जवाब बताएंगे। ये दूसरा एक ऐसा सवाल आया है इस पेपर में जो कोविड-19 को रिलेट करा दिया था, है ना। कोविड-19 को रिलेट कराया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। कथन हमसे कहता है पहला वाला कि समाज कार्य भारत में अपनी पहचान स्थापित करने में असमर्थ नहीं हो पाया है। राइट या रॉन्ग? सही है सर। राइट सर। सही है सर। सही है। बिल्कुल, समाज कार्य भारत में अपनी पहचान स्थापित करने में सामर्थ नहीं हो पाया है और ये बात सत्य है। जब तक आपको बता दूं कि सोशल वर्क में हर जगह प्राथमिकता ना दी जाए तब तक ये नहीं आगे बढ़ सकता है। सोशल वर्क प्राथमिकता केवल कहने भर की है। लोग कहते हैं, जब कोई टीचर पढ़ाता है तब भी बोलता है कि सोशल वर्क हर जगह होना चाहिए। अरे भाई कब होगा? आप तो खुद ही नहीं आते हैं फ्रंट पर, आप खुद पीछे रहते हैं। मैं कहता हूँ कि सभी सोशल वर्क अगर एक साथ हो जाएं तो जाहिर सी बात है उसकी पहचान बन जाएगी, है ना। असमर्थता होने का रीज़न यही है कि लोग अपना अपना चाह रहे हैं, अपना अपना स्वार्थ इसमें, इसलिए अभी ये पीछे है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट लिखा गया है। एग्जामिनर कोई गलत क्वेश्चन नहीं दिया है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न दिया है, ये पॉइंट करेक्ट है। कथन सेकंड की बात करेंगे। कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए संकट में समाज कार्य के व्यावसायिक कार्यकर्ता उत्तर देने में असफल हुए हैं, और ये बात आप क्या बताएंगे, राइट या रॉन्ग? राइट सर। अरे कैसे असफल हुए भाई? सोशल वर्कर इतनी भूमिका बढ़िया से निभाया है। गलत जवाब लिखा हुआ है। कह रहा है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए संकट में समाज कार्य के व्यावसायिक कार्यकर्ता उत्तर देने में असफल हुए हैं। कहाँ उत्तर देने में असफल हुए हैं? बहुत पॉजिटिव उत्तर दिया है। असफल कहाँ हुए? असफल आप बताइए। कोविड-19 में क्या सोशल वर्कर बाहर नहीं गए थे?
मैं अपना खुद एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं तो गया था गए पढ़ने। थे, गए थे सर। हम तो भाई लोग ना भी जाहिर सी गए। बात है कि उन लोगों ने अपनी भूमिका तो निभाई, बिना थोड़ी सोशल वर्कर के उनके घर में राशन पहुंच गए, है ना। इसके तो भाई सोशल वर्कर ही तो थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं व्यावसायिक सोशल वर्कर की भूमिका थी, इसने गलत लिखा है यहाँ पर। और यह आपको अगर बताएं तो पहला पॉइंट आपका करेक्ट है, दूसरा गलत है। इस वजह से आपका ऑप्शन या स्टेटमेंट जो जाने वाला है वो सी वाले की तरफ जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल लेंगे। देखिए नीचे दिए गए जो उत्तर हैं इस पे आप चुनाव नहीं करेंगे, इस बात को आप खास कर ध्यान दें, क्योंकि ये गिवन जो आंसर है ये गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, डैश विलम्ब होने वाली कंपनियों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों का निदान करता है और इस बात का अवधार करता है कि सांस्कृतिक वर्गों की किस सीमा तक उद्विषित होने की संभावना है। क्या ऑडिट यानी दी सांस्कृतिक परीक्षण, अनैतिक प्रबंधन, तदर्थ व्यवस्था, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने सामाजिक गतिकी। आप मुझे जवाब बताएं क्या होना चाहिए। चौथा ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, सामाजिक गतिकी। अब बताइए क्या स्टेटमेंट इसका करेक्ट होना चाहिए, बताएं। सर फोर्थ ऑप्शन क्या है? नहीं, सर बाय कल्चर ऑडिट। सामाजिक गतिकी, सोशल डायनेमिक, क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सर। बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट सर। जवाब। यहाँ पे जो बायो कल्चर ऑडिट है ये आपका करेक्ट जवाब जाएगा, इसमें ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, याद रखेंगे आप सभी लोग। बाई कल्चरल ऑडिट कहने का जो तात्पर्य यहाँ पर है मेरा, बाई कल्चर ऑडिट को लेकर, ये बेसिकली एक बी कल्चरल ऑडिट, यानी आप ये कह लीजिए कि आपसे एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को संचालित करता है, जो बताता है द्विसांस्कृतिक परीक्षण को। और यह प्रक्रिया विलम्ब होने वाली कंपनियों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों का निदान करती है और ये इस बात का अवधार कराती है कि सांस्कृतिक वर्गों के किस सीमा तक उद्देशित और उद्दाशित होने की जो है संभावनाएं हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य कल्चरल जो एक्टिविटी को शामिल किया ऑडिट करके इसने, उस पे इसने एक अहम भूमिका डाला है, एक अहम नज़र डाला है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। सांस्कृतिक को रिलेट करने वाला जब भी शब्द आता है वो बेसिकली ऑडिट होता है और यही आपका करेक्ट होगा, ऑडिट। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा कि निम्नलिखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है उद्धृत उद्देश्य है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक हेतु सुरक्षित करता है। न्याय, जनमत, स्वतंत्रता, समानता। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चंस आपको सामने है, मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में। न्याय बिल्कुल सही जवाब। और न्याय सर। स्वतंत्रता और समानता। बिल्कुल, और समानता। बहुत बढ़िया ए, जवाब सी। दिया आपने। यहाँ पर ए आपका, उसके बाद सी आपका, उसके बाद डी आपका। ये ऑप्शन जहाँ है वो करेक्ट होना चाहिए। और आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोट में मिल भी जाएंगे ए सी डी थर्ड वाले में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत उद्देश्य हैं कि प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता से सुरक्षित किया जाए, उनको प्रोवाइड कराया जाए। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको समाज कल्याण या सामाजिक कल्याण प्रारूप नहीं समझा जाता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, रिपीट हो सकता है ये सवाल। बताइए, पारिवारिक, सांस्थानिक, अवशिष्ट और निदानात्मक। पारिवारिक सर। आप पारिवारिक की तरफ झुकाव कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, पारिवारिक ना होकर अगर आप रेसिडुअल, नहीं, ये तो अवशिष्ट होता है जी, अवशिष्ट नहीं होगा। नहीं होता। समाज कल्याण के प्रारूप में प्रक्रिया में संचालित है, पारिवारिक है, सांस्थानिक है, अवशिष्ट है, परंतु निदानात्मक तो ट्रीटमेंट के दौरान आता है, ना कि सामाजिक कल्याण प्रारूप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर डी ही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, आप इसे खास कर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल हमारे सामने ये रहेगा कि जब किसी प्रतिदर्श पर आधारित शोध संदर्भ समग्र के लिए सत्य सिद्ध हो जाए, मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रमाणीकरण से। प्रमाणीकृत कैसे कह सकते हैं? आपने सापेक्षीकरण। व्यक्तिकरण कह रहे हो, जनरलिज्म। जनरलाइजेशन, सामान्यकरण अगर आप कहें तो सबसे बढ़िया है ना? सामान्यकरण अगर आप कहें तो सबसे बढ़िया है। सामान्यकरण कहाँ है, किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी में है साधारणीकरण सर। को अगर हम बात करें तो सामान्यकरण का नाम देते हैं, सामान्यकरण का नाम देते हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि जब कोई सैंपल की बात हो रही हो, उस पर आधारित शोध प्रदर्श के अंतर्गत, जैसे मैंने ये कहा भाई 1,00,000 लोग हैं, तो उसको मान लीजिए यहीं पर वो प्रक्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं, तो हमने सामान्यीकरण के आधार पर तो निष्कर्ष निकाला था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये बनता है कि यहाँ जब समग्र के रूप में आप उसे सत्य मानते हैं तो वो सामान्यीकरण की पार्ट बनता है, और ऑप्शन आपका सी ही करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर निदर्शन में, सैंपलिंग में, सैंपलिंग कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ सैंपल, दो प्रकार से। हाँ नाम बताएं। सिंप्लीफाइड और नहीं, सैंपलिंग 2 टाइप की होती है, आपने सही बताया, परंतु रैंडम, हाँ, याद यादृच्छिक और सरल सर। यादृच्छिक और अयादृच्छिक। देखिए आपने यहाँ पर अगर हम बात करें आप लोगों से, एक मिनट, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँ तो जो सैंपलिंग है वो आपका एक तरफ बनता है प्रोबेबिलिटी, यस सर, और एक तरफ आप प्रोबेबिलिटी बनाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया भी है कि सैंपल रैंडम सैंपलिंग होता है, आपको बताया है सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो सकता है, आपको स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हो सकता है, क्लस्टर सैंपलिंग हो सकता है, एरिया हो सकता है, उसी का नाम है, ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं अगर हम बात करते हैं तो मल्टी स्टेज भी सैंपलिंग इसी का पार्ट बन जाता है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में तो जजमेंटल आता है सैंपलिंग, और फिर अगर हम बात करते हैं तो कन्वेंशनल सैंपलिंग आती है, कोटा आता है, पैनल आता है, स्नोबॉल आता है ना। मैं एडजस्टमेंट, मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में, पता है कि नहीं पता है? बताइए, बताया कि नहीं बताया? हाँ, बताया सर, पता। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल सामाजिक क्रिया के अर्थों में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम जब बात करते हैं सामाजिक क्रिया को अर्थ को लेकर, तो आप किस ऑप्शन का चुनाव करना उचित समझेंगे कि सामाजिक क्रिया इन शब्दों को सर इंग्लिश वाला भी दिखाइए ना थोड़ा सा। बिल्कुल दिखाएंगे, आप देखिए, आप यहाँ पर सोशल एक्शन दिया गया है, क्या मीनिंग आप यहाँ पर बताना उचित समझेंगे? देखिए, एक समूह की क्रिया के माध्यम से जन सामूहिक सामाजिक समस्या का समाधान करोगे तो यह सोशल एक्शन कहलाएगा। सही है, सही है। लेकिन जब मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ हिंसा के प्रतिरोध के संबंध में, तो हिंसा गलत। के, देखिए अहिंसा होता तो ठीक था, अहिंसा होता तो ठीक था, इसलिए इसको हम गलत करना चाहेंगे। फिर कहता है कि जन सामूहिक सामाजिक समस्या के समाधान हेतु उद्देश्य को संगठित करने की प्रक्रिया में यश कहेंगे तो उचित रहेगा। सही है। अगर हम आगे वही बात करते हैं कि उद्देश्य उन्मुख सामुदायिक कार्य के जरिए सामूहिक आंदोलन को उत्पन्न करने के उद्देश्य में, तो ये भी आपका सही होगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें। यहाँ पर आपका जो करेक्ट जाएगा, फिर ऑप्शन ए जाएगा और सी जाएगा और डी जाएगा। जिस ऑप्शन में ए सी डी लिखा हो वो ऑप्शन आप करेक्ट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल,
ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है व्यक्तिक कार्य प्रक्रिया में सेवार्थी की समस्या और दशा का अध्ययन करने और उसका निर्धारण करने हेतु आमने सामने वार्तालाप, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के सेवार्थी की मुलाकात इस रूप में की जाती है। किस रूप में? इनटेक में, या अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है एक प्रकार से कोलैटरल इंटरव्यू, यानी आप कह सकते हैं पार्श्विक साक्षात्कार, केस वर्क इंटरव्यू, या आप कह सकते हो व्यक्तिक कार्य साक्षात्कार, और फॉलो अप इंटरव्यू यानी अनुवर्ती साक्षात्कार। क्या इनटेक कहना? सी सर, सी सर बिल्कुल, यहाँ आपने जो जवाब दिया है सी करेक्ट जवाब दिया है। सेवार्थी की समस्या और दशा अध्ययन करने के लिए आमने सामने जो वार्तालाप होता है सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी की मुलाकात की प्रक्रिया में, ये आपका केस वर्क इंटरव्यू कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बढ़िया जवाब था आपका। अगला सवाल, भारत में व्यवसायी समाज कार्य के अप्रोच की बात आ गई, उपागम की बात आ गई। देखिए यहाँ पर ये सवाल बहुत बार रिपीट हुए हैं, मैं इस पर ट्रिपल स्टार मारूंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये पेपर आसान है, कई बार रिपीटेड सवाल नहीं है। अभी 2023 मार्च को भी 14 मार्च 2023 में भी पूछा गया था ये, है ना। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? सर ADCB। कल्याण भी होगा सर, विकास भी होगा, सशक्तिकरण। जो परमार्थ है वो दान है। पहले जी सर। दान आ रहा था, अब ये भी परमार्थ है। चेंज कर दिया। दान, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण। बिल्कुल, दान पहले आएगा, फिर कल्याण आएगा, फिर उसके बाद विकास आएगा, फिर लास्ट में आज के समय में अगर हम बात करें आधुनिक समय में सशक्तिकरण। तो ADB कहाँ पे है? ADCB कहाँ है? पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब चला गया आपका। क्लियर? बताइए ना। जी सर। किसी परियोजना को अगर आपको परिभाषित करना है, कैसे आप परियोजना या प्रोजेक्ट को परिभाषित करेंगे? ABD। देखिए आपने कहा ABD को हम परिभाषित करें। देखिए ये तो सही है, गतिविधियों का एक समूह के रूप में हम परिभाषित करें, ठीक है। बी भी आएगा सर, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्यों के साथ भी करें तो ठीक है। विशिष्ट सारणी, समय सारणी के ये भी सकते हैं। कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए आप कहाँ प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं? रिसर्च का पार्ट है ये तो प्रयोग नहीं करते सर। बिल्कुल नहीं कर सकते इसको, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ABC को ही तो चुनिए। अब ABC जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होगा। ABC देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है, ये आपका है, ये सही जाएगा, है ना। प्रोजेक्ट तो इसी पर आधारित है। अस्पष्टता उन्मूलन हेतु अस्पष्टता विरोध लीग की स्थापना किसने की है? बड़ा अच्छा सवाल है, जरा मुझे आप लोग बताइएगा, है ना। अस्पृश्यता के परिप्रेक्ष्य में सवाल दिया गया है। अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आप यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। और हर बार इनसे सवाल पूछा भी जाता है महात्मा गांधी से। सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन करके इस बार सवाल भी आया था आर्टिकल 17 इसको। और ये बेसिकली आर्टिकल 17 वगैरह नहीं है सर। इसमें अगर हम बात करते हैं अस्पष्टता समाप्त के लिए तो हम कहते हैं कि भाई आर्टिकल 17 है, परंतु ये लीग विरोधी लीग की बात हो रही थी। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि सन 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना हुई थी, है ना। और ये आप ध्यान रखेंगे 1913 सितंबर। लेकिन अच्छा, अगर मैं ये बात आपसे कहता तो आप सीधा समझ जाते हैं, हरिजन सेवक संघ जी यही है सेवक संघ। महात्मा हरिजन सेवक संघ अगर आप पेपर में आता तो आप शायद समझ जाते हैं कि ये आपका वही है। हालांकि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर आप ध्यान सुनिएगा, 30 सितंबर 1932 में इसकी स्थापना हुई। एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई। पहले इसी संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जो पेपर में दे दिया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को, अच्छा कब, 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ के नाम दिया गया। प्रथम अध्यक्ष इसके प्रसिद्ध एक उद्योगपति घनश्याम दास बिरला और सचिव अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, है ना, रहे।
इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल, नागर समाज, देखो नागर समाज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। संस्थानों हेतु निम्न में से कौन कौन से भूमिकाओं का निष्पादन किया जाता है? नीति विश्लेषण, वकालत, राज्य के क्रियाकलाप की निगरानी, कानून का निर्माण। बड़ा ही आसान सा सवाल, बताइए आप जवाब। देखिए आपका सही जवाब नीति विश्लेषण, वकालत और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर राज्य के क्रियाकलाप निगरानी, कानून का निर्माण नहीं। तो बताइए नागर समाज थोड़ी ना कानून का निर्माण करेगा, भूमिकाओं का निष्पादन किया जाता है तो क्या कानून का निर्माण करेगा? ये तो होता ही नहीं। इसमें तो सिंपल सवाल था, इजी था। मैं आपसे कहूँगा ABC को लगा दीजिए, बाकी उसको हटा दीजिए। पहले एलिमेंट करना सीखें आप। जब आप सर जरा नागर समाज के बारे में जरा समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे सर। देखिए ये एक प्रकार से आपने नाम सुना होगा सिविल सोसाइटी, सुना? Yes, सिविल sir. सोसाइटी अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिए। बेसिकली नागरिक समाज या नागर समाज कहते हैं इसे, सरकार के द्वारा समर्पित एक संरचना है जो वाणिज्य यानी स्टैटिक्स चीज़ों को अलग करता है, यानी बाजार के वाणिज्य संस्थानों से बिल्कुल अलग क्रियाकलाप समाज के आधार को रूप देने वाली एक स्वैच्छिक नागरिक सामाजिक संगठन और संस्थाओं की समग्रता से बना हुआ है। कानूनी राज्य के सिद्धांत और नागरिक समाज की समानता को सबसे महत्वपूर्ण विषम या आप लोग विशेषता के रूप में इसको समझ सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण विषमता के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। बेसिकली इसमें अगर हम बात करें, यह वह क्षेत्र है जहां नागरिक अपने हितों और इच्छाओं के अनुसार इकट्ठे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिविल सोसाइटी बोलते हैं, नागरिक समाज या नागर समाज कहते हैं। पेपर में अगर कोई सवाल पूछता है, अगर कहता है कि भैया नगर समाज क्या होता है, तो आप कहिएगा नागरिक अपने हितों और इच्छाओं के अनुसार इकट्ठा होते हैं, वही नागर समाज कहलाता है। इसकी विशेषता ही यही है कि समाज में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक चेतना को जागृत करना है, सरकारी विभागों में कार्य संचालन को बेहद पारदर्शी बनाना है, स्वतंत्र और उत्तरदायी संगठनों के रूप में कार्य करना है। इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। स्पष्ट है, क्लियर है? बताइए अब। अच्छा इसलिए आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे। सर स्क्रीन पर सिर्फ हिंदी में ही आ रहा है सर, काइंडली उसको इंग्लिश वाला भी दिखाइए ना। क्या दिक्कत आ रही है बताइए? इतने इजी शब्द हैं मैडम। पॉलिसी नहीं नहीं सर, एनालिसिस को इसके हम लिए नहीं सर, बोलेंगे, बाकी नीति विश्लेषण बोलेंगे, एडवोकेसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वकालत ही कहेंगे, है ना? नहीं सर, इस क्वेश्चन के लिए नहीं सर, बाकी और भी कुछ कुछ वैसे स्किप हो गया। चलो अच्छा, तो आप बताओ, आप बोल दिया करो ना कि सर थोड़ा सा इंग्लिश भी दिखा दो, है ना? ऐसा थोड़ी है कि कोई दिक्कत हो ठीक है हमें। सर। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 2017 का ये अधिनियम है और इसके अनुसार कहा गया है मानसिक रुग्णता के उपचार में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। अब आपको ये ढूंढना है कि वो सही क्या नहीं है। पहला ऑप्शन आपको कहता है कि लॉन्ग टर्म केयर इन अ मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिश या इस्टेब्लिशमेंट शैल बी यूज्ड एज अ लास्ट जो है रिसोर्ट। कहने का यहाँ जो तात्पर्य है मेरा आपसे कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में दीर्घकालीन देखभाल का अंतिम आश्रय या उपाय माना जा सकता है। क्या ये बात आपका सत्य रहेगा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के अंतर्गत? नहीं, गलत है, गलत सर। आप यहाँ पर इसको गलत की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अच्छा, क्योंकि हमें आपसे ये ढूंढना है कि इसमें सही कौन सा नहीं है। तो भाई ये बात क्यों नहीं सत्य हो सकती है कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान दीर्घकालीन देखभाल का अंतिम आश्रय या उपाय माना जा सकता है या माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, गलत नहीं है। नहीं समझ पा रहे हो क्या? अरे नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ, तो मैं बताऊंगा। हाँ सर बताओ। कहने का मतलब ये है सर कि दीर्घकाल, देखिए जब भी आप मेडिकल सोशल वर्क में आप काम करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी व्यक्ति के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने 3 महीने का गोल ले लिया है, 3 महीने में अचीव कर लूँगा। अच्छा चलो ठीक है, अचीव भी कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इसे छोड़ देंगे। बाय द वे किसी कारणवश अगर वो अचीव ना कर पाया, कोई समस्या आ गई, तो उसमें आप क्या डाल सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के कारण वो सीखने में अक्षम रहा, तो उस गोल को आप फिर बढ़ा सकते हो।
और वही प्रक्रिया यहाँ पे कहता है दीर्घकालीन देखभाल का अंतिम आश्रय उपाय माना जाएगा। तो वहाँ पर आप जो है उसकी देख रेख कंसीडर या पता करेंगे कि भाई वो ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये प्रक्रिया संचालित होती है, इसलिए आपका ये पॉइंट सत्य रहेगा। अगर वो ठीक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो भाई जाओ अब तो तुम ठीक हो गए, बराबर उसके बारे में जानकारी लेते रहनी है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। बीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, बीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में यथासंभव लघुकालिक देखभाल, देखिए ये तो 3 महीने वाला लघुकालिक ही था, ये तो संचालित ही रहेगा, इसलिए ये भी आपका सही रहेगा। प्रश्न है नहीं के रूप में, सी ऑप्शन कहता है आपसे कि समुदाय आधारित उपचार एक फोकस पर, देखिए ये तो बहुत ही ये तो आपको मालूम होगा कि कम्युनिटी बेस्ड जब भी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो फोकस और विशेष बल पर बात देंगे, यानी टेक्निक वगैरह को लागू करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। परंतु अगर मैं प्रत्येक नगर निगम की बात करता हूँ, ठीक है, जिसमें राजकीय वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना होता है, प्रत्येक नगर निगम में क्या ये पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये गलत है, ठीक है। यहाँ ट्रिक भी लगा सकते हो आप प्रत्येक के परिपेक्ष में, मैंने ट्रिक भी बताया था कि प्रत्येक और हमेशा वाला जो चीज़ें आती कभी कभी वो गलत होती है। अगला सवाल हमारे सामने वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हाल ही में आप लोगों ने 12वां और 13वां जो है अनुसूची पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया भी है यहाँ क्रम में कि एक पहला पंचायती राज और नगर पालिका, 10वां जो था आपका 52 था, 92 में सर। 73वां था, 12वां जो पंचायती राज और 73 था। नगर पालिका से संबंधित। तो मैं क्या ऑप्शन नंबर डी को लगाना उचित समझूंगा 1992 में कि 73वां Yes, sir. 74वां संशोधन हुआ था? Yes, बिल्कुल sir. सही जवाब ऑप्शन 92। नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। याद होगा आपको ये अनुसूची है, मैंने ट्रिक से पढ़ाया था, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। खासकर भूमि सुधार था ये, Yes, sir. दल बदल यानी बदल गई, और ये ग्रामीण Yes, क्षेत्र sir. में था, काफ़ी लड़ाई कर लिया तो उसे शहर भेज दिया गया, यानी नगर से related। पंचायती राज। तो याद रखेंगे। अगला सवाल पे हम बढ़ेंगे, सामुदायिक विकास के सामुदायिक कार्य, देखिए एक बार कोई बच्चा ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। Yes, sir. कह रहा है कि सामुदायिक विकास के सामुदायिक कार्य के विभिन्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए कार्य अभिमुखीकरण के रूप में। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है, आप मुझे ज़रा बताएं क्या आप यहाँ पे क्रम दर्शाना उचित समझेंगे? अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें कि कर्मकार एजेंसी समुदाय की आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाएगा। अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है, इसलिए आप डी को सही चुनाव करें नंबर 1 पे। फिर अगर मैं बात करूं जनता की भागीदारी को सूचीबद्ध के रूप में आप करिए, यह आपका करेक्ट रहेगा सी। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको चुनाव करें जहाँ पे कर्मकार और एजेंसी को संसाधन को जुटाने के परिप्रेक्ष्य में, यानी बी। फिर आप बताइए कर्मकार एजेंसी कार्यक्रम की योजना बनाने पर काम करिए, यानी ऑप्शन ए। और लास्ट में संधारणी सामान्यीकरण जनरलाइजेशन अंतिम में आता है, और ये आपका बनेगा ई। तो जिस ऑप्शन में डी सी बी ए ई हो वो उस ऑप्शन का चुनाव करें। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी। अगला सवाल हमारे सामने, आपको बता दूं ये मुखर्जी महोदय बड़ी फेमस पर्सन है। इन्होंने कहा है कि भारत के गांव में सामुदायिक संगठन निम्नलिखित में से स्थापित किया था। ग्रामीण पंचायत का कि ग्रामीण सहकारिता, स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण विद्यालय? ग्रामीण पंचायत। देखिए यहाँ पे इन्होंने ग्रामीण पंचायत तो किया, ठीक है, और ग्रामीण सहकारिता भी ठीक है, और ग्रामीण विद्यालय भी, यानी डी। तो ए बी डी के अंतर्गत जो है मुखर्जी महोदय के बारे में आता है। इन्होंने भारत के गांवों में सामुदायिक संगठन को लेकर 3 चीज़ें स्थापित की, ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण सहकारिता, ग्रामीण विद्यालय। ऑप्शन जहां पे मिलेगा ए बी डी वही करेक्ट। फर्स्ट वाला, पहला वाला ही दिया गया है, इसलिए पहला वाला ही करेक्ट रहेगा। सामाजिक समूहकारी में समाजमिति क्या है? बोगार्ट्स के द्वारा ये दिया गया है समाजमिति। आप भली भांति तरीके से परिचित होंगे इनके बारे में। आपको बता दूं अगर मैं यहाँ पर कि समूह संरचना में समझने की एक विधि है ये, और यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। बाकी उपागम है ही नहीं, कार्यनीति भी नहीं है, और ना ही साधन है, केवल ये कार्यविधि यानी एक टेक्निक की आप करिए मेथड के रूप में ये आता है, इसलिए ऑप्शन आपका पहला ही सही है।
अब देखिए जो सवाल आने वाले हैं, ये सवाल हैं आपके सामने गद्यांश के रूप में। मैंने पहले भी बता रखा है कि पहले प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कुल 10 क्वेश्चंस हैं, आप लोग मुझे करिएगा। मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा, और बिना देखे करिएगा, है ना, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना इसमें पकड़ बना रहे हैं, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, आप तार्किक चीज़ें किस तरीके से कर रहे हैं। इसलिए ये आप पहले करिए, उसके बाद मैं इसके आंसर आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा सही होगा। ध्यान रखें, ट्रिक भी बताया है, इस ट्रिक को भी फॉलो करेंगे। और मैं यहाँ पे बताया पहले प्रश्न को पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको यही शब्द आपको ढूंढने हैं गद्यांश में, ठीक है। चलिए, कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लीजिए। अब पेपर ये आज आपका समाप्त हो गया है। कल स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 और कुछ PYQ, ठीक है।